See, while we were developing this backend of banking application, how we started? We started exactly the opposite way we used to do in a procedural language. ठीक है? उधर क्या करते थे हम? सबसे पहले मेन मेथड को फोकस करते थे जिससे कोऑर्डिनेशन होता है, यानी जो डिफरेंट मेथड्स को कॉल करता है। ठीक है? तो हम पहले कोऑर्डिनेशन पे फोकस करते थे, फिर प्रोसीजर्स पे फोकस करते थे, यानी मेथड्स जो कॉल हो रहे हैं उसमें से, फिर हम मेथड्स के अंदर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स की जहाँ ज़रूरत पड़ती है उस पर फोकस करते थे, यानी कोऑर्डिनेशन, प्रोसीजर, फिर डाटा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने आपको शुरू से पहली क्लास से बताया कि आपको इसका ठीक रिवर्स सोचना है। पहला तो ये सोचना है हर चीज़ को एंटिटी के फॉर्म में सोचना है। ठीक है? तो एंटिटी इज हाई लेवल असम्पशन ऑफ डाटा। ठीक है? तो हमने सबसे पहले क्या करा था, सारे एंटिटीज चाहे लॉजिकल हो चाहे फिजिकल हो, उनको हमने यहाँ लिस्ट डाउन कर दी थी और उनके करस्पॉन्डिंग एक एक क्लास को बना दिया था। जैसे अकाउंट डॉट जावा, एटीएम कार्ड विच इज अ फिजिकल एंटिटी, बैंक अ फिजिकल एंटिटी, बैंक ब्रांच अ फिजिकल एंटिटी, बैंकिंग ऐप। देखो इन सब क्लासेस में कहीं भी, इससे पहले जितने भी क्लासेस की मैंने बात करी और जो बाद में सारी क्लासेस हैं, किसी में मेन मेथड नहीं है। बैंकिंग ऐप इज द ओनली मेथड विच इज गॉट द मेन मेथड। ठीक है? बिकॉज वी नीड ए स्टार्ट पॉइंट। ठीक है? तो स्टार्ट पॉइंट सिर्फ एक क्लास में काफी है, वहां से हम एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेंगे। इस मेन मेथड के थ्रू एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो इनमें से किसी भी क्लास में मेन मेथड डिक्लेयर नहीं किया, हमने क्या करा, उनके अंदर डाटा और प्रोसीजर्स डिफाइन करे। राइट? सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करा था वो क्या करा था, एंटिटीज को डिफाइन करना। कस्टमर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, केवाईसी डिटेल्स हो गया, स्टेटमेंट हो गया विच इज अ लॉजिकल एंटिटी एंड सो ऑन। राइट? नाउ वंस वी आर डन विथ इट, अभी देखिए सारे क्लासेस आपके एमटीबी दिख रहे हैं। राइट? बस हमने एक बार उनको आउटलाइन करने के लिए नाउन्स पिकअप करके उनको लिस्ट डाउन कर दिया। और आपको बताया था कि कई बार ऐसा होगा कि जब आप नाउन्स को पिकअप करेंगे तो बहुत सारे नाउन्स ऐसे होंगे जो एक एंटिटी की फील्ड बनने के लिए एलिजिबल होंगे, वो क्वालिफाई करेंगे, बट दे विल नॉट क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग अ कंप्लीट एंटिटी। ठीक है? जैसे एड्रेस, एड्रेस कुड बी द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय और द कस्टमर, but it itself is not qualified to become a isolated entity. ठीक है? एज ऑफ नाउ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा देर में चेंजेस करूंगा बाद में जब हम डिस्कस करेंगे तो। ठीक है? नेम कस्टमर नेम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? दैट इज अ पार्ट ऑफ द कस्टमर एंटिटी। ठीक है? तो अगर हम कह रहे हैं कि वी विल हैव अ नंबर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स विल हैव देयर ओन कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी इज द पार्ट ऑफ द कस्टमर एंटिटी। ठीक है? वो फील्ड के तौर पे जाएगा। ठीक है? तो हमने क्या करा, पहले इन एंटिटीज को लिस्ट डाउन करा, उनके करस्पॉन्डिंग क्लास को की आउटलाइन बना लिया। फिर हमने क्या करा, कुछ वन बाय वन कुछ एंटिटीज को उठा करके उनकी फील्ड्स को फाइंड आउट करा कि क्या क्या फील्ड्स इसके अंदर होंगी। नेक्स्ट स्टेप, अभी भी हम डाटा पे ही चल रहे हैं। राइट? रिवर्स प्रोसेस। अकाउंट पे हमने क्या करा, अकाउंट नंबर, अकाउंट ओपन डेट, इज वेदर इट्स डोरमेंट अकाउंट और नॉट, करंट बैलेंस, नॉमिनी नेम, ये सारे फील्ड्स बनाए। और इन फील्ड्स बनाने के बाद इनके गेटर और सेटर मेथड्स को जनरेट किया। ठीक है? गेटर मेथड किस लिए होता था, किसी डिटेल वेरिएबल की वैल्यू को रीड करने के लिए, और सेटर मेथड किस लिए होता था, वैल्यू को सेट करने के लिए या चेंज करने के लिए। राइट? ये जो गेटर और सेटर मेथड्स हैं, जैसे गेट अकाउंट नंबर है, सेट अकाउंट नंबर है, ये सारे के सारे पब्लिक है, यानी बाहर से एक्सेसिबल है, इस क्लास के बाहर से एक्सेसिबल है। राइट? Whereas these fields, account number, account details, account open date, is dormant, all these fields are, we have kept them private, so their scope is this much within the class. इस क्लास के बाहर उसको रिफर नहीं कर सकते, डॉट ऑपरेटर लगा के भी नहीं। ठीक है? और ये हमने क्यों करा, क्योंकि हमें फॉलो करना है डाटा हेडिंग प्रिंसिपल को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डाटा हेडिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है, जो कहता है कि डाटा को आप हाइड करिए अनऑथोराइज्ड एक्सेस से। और यहाँ पे अनऑथोराइज्ड एक्सेस का मतलब ये है कि अगर किसी डाटा फील्ड को आपको एक्सेस करना है, देन यू मस्ट हैव अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड इट। ठीक है? और उस प्रोटेक्टिव लेयर में के चैनल से होकर के ही आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इस रूम में आने के लिए एक गेट है, हम वो पीछे का रास्ता तोड़ करके नहीं आ सकते। ठीक है? तो एक ही एंट्री पॉइंट होनी चाहिए। तो ये जो प्रोटेक्टेड लेयर है, दैट्स द मेथड, द गेटर एंड द सेटर मेथड्स। ठीक है? फाइन? ठीक है ना भाई? तो अब
हमारा कोई भी एक्सेस होगा इन फील्ड्स का, चाहे रीड करने के लिए तो हम गेटर मेथड्स को कॉल करेंगे, अगर चेंज करने के लिए तो सेटर मेथड्स कॉल करेंगे क्लास के बाहर से, ठीक है। नाउ तो ये तो फंडा क्लियर हो गया। बेनिफिट क्या होता है इसका, भाई एक्सेस तो बहरहाल हम कर ही रहे हैं ना, भले ही मेथड से करें लेकिन एक्सेस तो हम कर ही रहे हैं ना, रीड करने के लिए भी और राइट करने के लिए भी। तो अपेरेंटली कोई बेनिफिट हमको दिख नहीं रहा है। बेनिफिट जो होगा ये आपके बग के रिडक्शन में होगा या आपके एप्लीकेशन के मेंटेनेंस में होगा। वो कैसे, वो थोड़ी सी और आप थोड़ी एक्सपर्टाइज आप हासिल कर लें, फिर हम उसको एक क्लास में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि डाटा हाइडिंग का मतलब ये होता है कि अपने फील्ड्स को आप प्रोटेक्टेड रखेंगे फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। प्रोटेक्टेड जब मैं कह रहा हूँ तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, विजिबिलिटी स्पेसिफायर की बात नहीं कर रहा हूँ। विजिबिलिटी स्पेसिफायर यहाँ पे मैंने चूज किया प्राइवेट, ठीक है, विच इज द मोस्ट हार्श विजिबिलिटी स्पेसिफायर और मोस्ट स्ट्रिक्ट विजिबिलिटी स्पेसिफायर, ठीक है। सिमिलरली जैसे अकाउंट के लिए हमने सारे फील्ड्स को प्राइवेट डिक्लेयर करा और उनके मेथड्स को पब्लिक एंड पब्लिक मेथड्स को गेट एंड सेटर मेथड्स को जनरेट करा, सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं कस्टमर के लिए भी, देखिए हमने ऐसे ही कर रखा है। कस्टमर में नेम है, एज है, जेंडर है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, कस्टमर आईडी है एंड देयर गेट एंड सेटर मेथड्स, ठीक है। इनिशियली जब हम इसको बना रहे थे तो हमने गलती से एक काम करा था कि अकाउंट में हमने नेम भी स्पेसिफाई कर रखा था। अकाउंट हैज अ आईडी बट अकाउंट डजंट हैव अ नेम, ठीक है। कस्टमर हैज अ नेम, there will be some relationship between the account and the customer because the customer account belongs to a customer। तो जब हम अकाउंट तक पहुंच रहे हैं तो फिर हम उस रिलेशनशिप का फायदा उठा के कस्टमर तक भी पहुंच सकते हैं और वहां से कस्टमर का नेम फेच कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अकाउंट में नेम नहीं रखा है, ठीक है। आईडी जरूर है क्योंकि हर अकाउंट की अपनी यूनिक आईडी होगी। फाइन, क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट रिलेशनशिप, दो सेंटेंस बोल रहा हूं, इनमें से बताइए क्या सेंटेंस सही है। An account may have many customers or a customer may have many accounts। A customer may have many accounts, ठीक है। यानी कस्टमर हैज मोर देन वन और मोर देन वन अकाउंट। जहां ये हैज या हैव का टर्म आ जाता है ना, उसका मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं अकाउंट, अकाउंट हैज करंट बैलेंस, इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंट में करंट बैलेंस नाम की फील्ड है, ठीक है, विच इज ऑफ द टाइप डबल। अकाउंट हैज account open date which is a variable, reference variable holding the reference of an object of the type string, ठीक है। तो जब भी हम हैज या हैव लगाएंगे तो उसका मतलब क्या होता है, एक क्लास के अंदर जब मैं कह रहा हूं अकाउंट हैज अकाउंट ओपन डेट, तो इसका मतलब अकाउंट ओपन डेट नाम का एक वेरिएबल है जो उस क्लास के अंदर डिफाइंड है। बात समझ में आ रही है, हैज या हैव, ठीक है। सिमिलरली जब हम ये कह रहे हैं कि अ कस्टमर में हैव वन और मोर अकाउंट और अ कस्टमर में हैव मेनी अकाउंट, ठीक है। बाउंड्री क्या है, वन और मोर, ठीक है। एटलीस्ट एक अकाउंट तो होगा वरना कस्टमर को क्यों आप ऐड करेंगे, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर के अंदर क्या है, अकाउंट की फील्ड है, एक अकाउंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं। हैज रिलेशनशिप आ रहा है ना, इसको बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप, ठीक है। हैज ए भी कह सकते हैं और आप उसको कहिए समझिए हैज वन और मोर भी कह सकते हैं, ठीक है। फाइन, तो अब जो सेंटेंस से जो आप बोल रहे हैं ना, उस सेंटेंस से रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। लॉजिक सेंटेंस ये बना रहा है कस्टमर हैज वन और मोर अकाउंट, तो इसका मतलब कस्टमर क्लास के अंदर अकाउंट क्लास का एक या एक से ज्यादा रेफरेंस वेरिएबल होगा। इसे बन रहा है। अब वो कैसे हम करें, कस्टमर क्लास के अंदर जाते हैं, एक तरीका ये है, सारी फील्ड्स हम प्राइवेट रख रहे हैं, उसको फॉलो करेंगे, प्राइवेट अकाउंट विच इज अ टाइप, जैसे इंट कहते हैं, राइट, वैसे अकाउंट है, स्ट्रिंग कहते हैं वैसे अकाउंट है, ठीक है। स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ यूजर डिफाइंड क्लास, अकाउंट इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड क्लास, ठीक है। जस्ट द डिफरेंस इज दैट स्ट्रिंग को जावा के क्रिएटर्स ने डेवलप करके हमको दे रखा है और अकाउंट को हमने खुद बनाया अपनी एप्लीकेशन के लिए।
इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज बोथ आर यूजर डिफाइंड क्लासेस। ठीक है, प्राइवेट अकाउंट, लेट्स से अकाउंट 1 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट। ठीक है, फाइन। कल को फिर हमें अकाउंट जोड़ना हुआ तब क्या करेंगे हम? प्राइवेट अकाउंट अकाउंट 2 is equal to new account. Do you see some problem with this approach? कोड तो कंपाइल हो रहा है ना साथ में। तीसरे अकाउंट की जरूरत पड़ी, फिर मुझे कोड में चेंज करना पड़ेगा। कोड में चेंज करना एक बहुत ही बुरी चीज है। ठीक है, कोड आपने एक बार बना दिया, टेस्ट कर दिया, कंपाइल हो गया, प्रोडक्शन में चला गया, यू शुड स्ट्राइव दैट यू शुड नॉट चेंज द ऑलरेडी फंक्शनल कोड। फिर को कंपाइल दोबारा करना पड़े। कंपाइल करने का मतलब ब्रेक करना, ब्रेक करना का मतलब पूरी टेस्टिंग साइकिल को पूरे से रिवाइज करना। ठीक है, तो ये नहीं होनी चाहिए भरसक। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है कि भाई हमारे जितनी बार हम अकाउंट एक एक अकाउंट ऐड करते जाएंगे उतने बार हम एक एक वेरिएबल को ऐड करते जाएंगे, प्लस देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू कीप ट्रैक, व्हिच इज अगेन अ बैड थिंग। ठीक है, तो ऐसा करने के बजाय हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। जैसे सी या सी प्लस प्लस में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने पढ़ा है, वी कैन हैव अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, एंड व्हाट इज दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। को स्टोर करने के लिए आप कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? अरे, राइट, अरे। ठीक है, तो इसका मतलब हम अकाउंट के इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बनाने से अच्छा है कि हम अकाउंट का एक अरे बना लें। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम ये करना पड़ेगा कि हमें एक लिमिट देनी पड़ेगी। We will decide upon the rule that a customer may not have more than 10 accounts for example. That's it. साइज हमें 10 देनी पड़ेगी। लेकिन ये बार बार अकाउंट 1 अकाउंट 2 अकाउंट 3 बार बार ऐड करते जाने से तो छुट्टी मिल जाएगी ना हमको। ये तो कोड भी गंदा दिख रहा है, मल्टीपल वेरिएबल्स बन रहे हैं, उनको ट्रैक भी करना पड़ रहा है, प्लस कोई भी ये सही अप्रोच नहीं है प्रोग्रामिंग का, राइट। तो अब हम क्या करें, अकाउंट का अरे बना लें। फाइन, अकाउंट का अरे कैसे बनाएंगे? यानी ये कोड तो हमारा सही नहीं है, इसको हमने डिलीट कर दिया। आप बुक उठा के पढ़ोगे, आपको ये जरूर बताएंगे कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, पर कोई आपको बुक में ये नहीं सिखाएगा कि आपको कहाँ पे क्या टूल यूज करना है, क्या टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, बुक टॉपिक सिखाते हैं, वो टूल सिखाते हैं, वो तरीका नहीं सिखाते हैं, है ना। कारपेंटर आपको बनना है तो किताब से आप ये पढ़ सकते हैं कि छेनी का क्या काम है, हथौड़ी का क्या काम है, कार्विंग की जो ब्लेड्स आते हैं उनका क्या काम है। ठीक है, लेकिन अलग अलग चीजों की डिजाइन कैसे करें वो टेक्निक आपको सीखने के लिए किसी जानकार आदमी के पास जाना पड़ेगा जिसने वो काम पहले कर रखा हो, राइट। आपको किताब से वो चीज समझ में नहीं आएगी। सिमिलरली अब बताइए कैसे हम इसमें अरे बनाए। जैसे इंट का बनाते थे आप, राइट। अच्छा चलो, इंट का कैसे बनाते थे? प्राइवेट वेरिएबल, प्राइवेट हम दे रहे हैं, बताओ सिंटेक्स। टाइप पहले, राइट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट से क्या हुआ, अरे का इंडिकेशन हो गया, ये अरे बन गया। फिर नाम वेरिएबल का नाम मैंने कहा इंट ARR, ये वेरिएबल का नाम हो गया, विच इज गोइंग टू पॉइंट एन अरे ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ इंट इज अ प्रिमिटिव टाइप, बट array of int is not a primitive type, it's an object in Java। ठीक है, अरे अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो इंटीजर का हो, चाहे वो फ्लोट का हो, चाहे वो स्ट्रिंग का हो, चाहे वो अकाउंट का हो। ठीक है, अकाउंट का अगर अरे होगा तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी अकाउंट टाइप के होंगे जो कि नॉन प्रिमिटिव होंगे। इंट का अरे होगा तो अरे तो अपने आप में ऑब्जेक्ट होगा, उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो प्रिमिटिव होंगे। बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि int ARR है, ये रेफरेंस वेरिएबल है which is going to point to or have the address of an object which is an array।
तो इसका मतलब वी नीड टू क्रिएट अ न्यू अरे। कीवर्ड क्या आएगा? न्यू। ठीक है, इंट एन अरे एंड वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द साइज। ठीक है, ये सिंटेक्स था। फाइन। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ऐसा करता, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं लिखता, ये लाइन कमेंट कर दे रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या होता? We are declaring a variable, a reference variable for an object of the type array, but it has not been initialized yet. यानी अभी ये null स्टोर करेगा, null रहेगा, राइट? जब हमने इसको हटा करके यहां कर दिया तो क्या हो गया? इनिशियलाइज कर दिया। एक तरीका और भी हो सकता था, हम इसको इनलाइन इनिशियलाइजेशन भी कर सकते थे। कैसे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये इनलाइन मतलब सेम लाइन में आपने इनिशियलाइज कर दिया, राइट? बट अभी अगर मैं इसको ऐसे कह रहा हूं, न्यू इंट एंड दैट्स इट, इसका मतलब क्या हो गया? अरे तो इनिशियलाइज हो गया, यानी अरे का ऑब्जेक्ट बन गया है, लेकिन उसके अंदर के जो प्रिमिटिव इंटीजर टाइप एलिमेंट्स हैं वो इनिशियलाइज नहीं हुए हैं। तो उन उन एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी? डिफॉल्ट वैल्यू पिक करेगा। देखा हमने पिछली क्लास में, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है इंटीजर की? 0, फ्लोट की 0.0, बुलियन की फॉल्स, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है तो नल डिफॉल्ट वैल्यू। लेकिन अब यहाँ इंट अरे का नल वैल्यू नल नहीं होगी, इसको एक एक डिफरेंस वैल्यू पे एक एड्रेस मिल चुका है। उस एड्रेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अलग बात है कि वो खाली है तो डिफॉल्ट वैल्यू पिक कर रहे हैं। फाइन फाइन। इस कोड के रन होने के बाद, लाइन नंबर 5 के रन होने के बाद, इंट अरे नल को पॉइंट नहीं करेगा बल्कि एक रियल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। उसके अंदर के एलिमेंट जो होंगे वो डिफॉल्ट वैल्यू पिक करेंगे। फाइन। We will apply the same syntax to create the object of account class. Private, आगे बताइए। Account is the type, just like int. Then square bracket, अरे बता रहे ना, सेम सिंटेक्स फॉलो करो, ऊपर की लाइन इसीलिए लिखा हुआ है मैंने। देन नेम ऑफ द वेरिएबल, जैसे इंट अरे को रिप्लेस करना पड़ेगा, मैं कहूँ कस्टमर अकाउंट की बजाय अकाउंट्स। ठीक है, वी हैव मोर देन वन अकाउंट, इक्वल टू न्यू अकाउंट। अब की बार क्लास तो अकाउंट है ना, ब्रैकेट 10। फाइन, हमने कर लिया। अच्छा, अब ये वेरिएबल बन गया। ये वेरिएबल क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ अ कलेक्शन, मतलब विच इज गोइंग टू होल्ड होमोजेनियस एलिमेंट्स ऑफ द टाइप अकाउंट। ठीक है, नाउ वी नीड टू क्रिएट गेटर एंड सेटर फॉर इट, जैसे बाकी वेरिएबल्स के लिए किया था। क्या करें बताओ? राइट क्लिक, सोर्स, फिर जनरेट गेटर एंड सेटर्स, राइट? इस पर क्लिक करा, देखिए सिर्फ एक वेरिएबल दिखा रहा है कस्टमर अकाउंट्स, बाकी के ऑलरेडी जनरेटेड है, दोबारा नहीं दिखाएगा। इसके अंदर गेट कस्टमर अकाउंट और सेट कस्टमर अकाउंट दिखाएगा आपको, राइट? आपने कहा कि ठीक है, नाउ लेट मी सिलेक्ट कर लूं मैं इसको, लेट मी जनरेट दिस, ये जनरेट हो गया, राइट? एक काम करता हूं, मैं इसको उठा करके यहाँ से नीचे रख देता हूँ ताकि सारे वेरिएबल्स एक जगह हो जाए और मेथड्स एक जगह हो जाए, दिखने में आसानी होगी। आप फॉर्मेट करना चाहें तो ऐसा भी करें, राइट क्लिक, सोर्स, फॉर्मेट पे चले जाए, कीवर्ड भी कंट्रोल शिफ्ट एफ होता है, ध्यान रखेंगे तो आसानी से जल्दी से कर लेंगे। फॉर्मेट भी हो गया, ठीक है, फाइन। अब हमारे पास अकाउंट ऑब्जेक्ट रेडी है, कस्टमर ऑब्जेक्ट रेडी है। कस्टमर से और अकाउंट के बीच हमने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दी कि कस्टमर में हैव वन और मोर अकाउंट। ठीक है, ठीक है, ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई। नाउ वी हैव टू गो टू द बैंकिंग ऐप, जहाँ पे मेन मेथड हमने डिक्लेयर कर रखा है ताकि जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करें तो कम से कम एक दो कस्टमर बने
और कस्टमर बनने के बाद उनके अंदर अकाउंट जाए जिसमें कोई कोई करंट अमाउंट हो, जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं वो सब हो, एक मिमिक करने के लिए इसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि फॉर आवर एक्सपेरिमेंटल पर्पस हम 2 कस्टमर बनाएंगे। ठीक है, सो लेट्स से कस्टमर, द रेफरेंस वेरिएबल नेम इज अमित, फॉर एग्जांपल अमित के लिए बना रहे हैं, इज इक्वल टू, अब क्या करें, नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्या करें, न्यू, दैट्स इट, ऐसे ही होता है ना। नेक्स्ट कस्टमर इमरान इज इक्वल टू न्यू कस्टमर, 2 कस्टमर हमने बना दिए। टू कस्टमर्स, ठीक है, क्रिएटिंग 2 कस्टमर्स, शिफ्ट एफ, फाइन, 2 कस्टमर्स बना दिए हमने। अब क्या करें, अभी ये 2 कस्टमर बने हैं, ऑब्जेक्ट तो बन गए, कस्टमर की फील्ड्स की क्या 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 मामला है, फील्ड्स की वैल्यू क्या होगी, एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट सेकंड, मैं एक स्टेटमेंट लगा रहा हूं ताकि यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा। ये जो वर्टिकल बार आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, जिस लाइन नंबर 12 पे लगाना है मुझे, 12 पे ले जा करके मैंने क्या करा, राइट क्लिक करा, टॉगल ब्रेक पॉइंट आया, एक बार लगाऊंगा तो आ जाएगा, दूसरी बार लगाऊंगा हट जाएगा, राइट। ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक तो कोड आप नॉर्मल रन करते हैं जावा एप्लीकेशन, एक आप कोड रन कर सकते हैं इन द डिबग मोड। जब आप डिबग मोड में रन करते हैं तो जिस जगह ब्रेक पॉइंट लगाएंगे उस जगह आके कंट्रोल आपका रुक जाएगा, और आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। जस्ट सेकंड, मुझे चार्जर लगा लेंगे। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट पे आप आके रुकेंगे और जितने भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए हैं उनका क्या इफेक्ट हुआ है, कौन कौन से वेरिएबल बने हैं, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को अंदर जाकर के फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, कोड के बीच में अगर कहीं हम लगाएंगे तो इसका मतलब जितने जिस जगह पे डिबग पॉइंट लगाया उससे पहले वाले एग्जीक्यूट होंगे, कोड जिस जगह लगाया उस जगह हाईलाइटेड रहेगा ग्रीन से, उनके वो स्टेटमेंट और उसके बाद का स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब हम F6 प्रेस करते जाएंगे। ठीक है, फाइन, तो मैंने लास्ट स्टेशन लगाया ताकि दोनों ऑब्जेक्ट हमारे बन के रेडी रहे। अब कैसे करें डिबग, बताओ, डिबग कैसे करते थे, दिखाया था ना मैंने, राइट क्लिक, रन एज की जगह डिबग एज। ठीक है, डिबग एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो क्या बोलेगा, ये पर्सपेक्टिव को स्विच करने के लिए बोलेगा। हमने पर्सपेक्टिव को स्विच करा, देखिए यहाँ पे कंट्रोल मूव कर गया एक बग पर, एक बग आइकन पे हाईलाइट हो गया, और ये डिबग पर्सपेक्टिव है आपका। इधर जो आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है, थ्रेड दिख रहा है। थ्रेड का मतलब पता है, ओएस में पढ़ा होगा। थ्रेड का मतलब ये होता है कि थिन लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो अब चूंकि ये एक ही एप्लीकेशन है, एक ही मेन मेथड है, तो आप क्या देख रहे हैं, थ्रेड मेन देख रहे हैं। थ्रेड मेन में क्या आपको दिखा रहा है, बैंकिंग ऐप, नेम ऑफ द क्लास, द मेन मेथड, इसमें लाइन नंबर 12 पे आकर के रुका हुआ है, लाइन नंबर 12 अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ये हाईलाइटेड ग्रीन देख रहे हैं आप, तो ये वो पॉइंट दिखा रहा है थ्रेड का जिस जगह आगे कंट्रोल रुका हुआ है। अगर आप मल्टीपल थ्रेड्स जनरेट करेंगे एक प्रोग्राम के अंदर से, तो ऐसे पैरेलल बहुत सारे थ्रेड्स आपको यहाँ बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, हर थ्रेड में आप ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है आपने, तो हर थ्रेड पे उसी ब्रेक पॉइंट पे जाकर के रुकेगा, आप हर एक को इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, एनीवेज, तो ये तो थ्रेड हो गया। इधर आपका एडिटर विंडो है जिसमें कंट्रोल आके रुका हुआ है, ग्रीन जो हाईलाइटेड लाइन है, इसका मतलब ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, इससे पहले वाली एग्जीक्यूट हो गई है, यानी लाइन नंबर 9 और 10 एग्जीक्यूट हो चुकी है। और इधर आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल्स दिख रहे हैं, राइट। ब्रेक पॉइंट भी अगर एक से ज्यादा होंगे तो वो भी आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, तो वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, वेरिएबल्स में क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों लाइन
9 और 10 अगर एक्सिक्यूट हो गई है तो अमित और इमरान ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, तो ये देखिए अमित भी दिख रहा है आपको, इमरान भी दिख रहा है। फाइन। अमित के अंदर जाके देखिए क्या है, अमित ऑब्जेक्ट नल को तो पॉइंट नहीं कर रहा है, इसकी एक आईडी बता रहा है आपको, राइट। अगर अमित पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, in.ac.icic.customer at 7A922 समथिंग दिखा रहा है। इमरान पे क्लिक करें कुछ और वैल्यू दिखाएगा, राइट। ये जो वैल्यू दिखा रहा है दिस इज अ हैश कोड, अ कोड which is used by the JVM to locate the object in the heap. ठीक है, some kind of encrypted hash code. How the JVM uses this is none of our concern. इनफैक्ट हम ऑथराइज भी नहीं है जावा में, इसीलिए पॉइंटर्स को अलाउ नहीं करा गया ताकि आप डायरेक्टली एड्रेस पे आप पहुंच ना सके, आप कंटेंट को किसी मेमोरी को करप्ट ना कर सके। तो ये आपको ये एक रिफ्लेक्शन देने के लिए किया गया है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं हीप में। अदरवाइज इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है कि इस हैश कोड का इस्तेमाल जेवीएम कैसे करता है एक्चुअली मेमोरी में रीच करने के लिए। जावा इज सिक्योर लैंग्वेज, आपने पढ़ा होगा। सिक्योर का मतलब अगर पॉइंटर होते हैं तो इसका मतलब आप उस पॉइंटर को यूज करके बियॉन्ड द रेंज, जैसे एक अरे है, अरे की एक रेंज है, अगर 10 एलिमेंट है, इंटीजर टाइप का अरे है, तो 4 आप ऐड करते जाएंगे, 4 बाइट, यानी नेक्स्ट इंडेक्स से करते, जब आप इंडेक्स को क्रॉस करेंगे तो आप किसी ऐसी पोजीशन में पहुंच सकते हैं जो उस एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है, दैट माइट बी यूज बाय सम अदर एप्लीकेशन। आप उसे कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं, आप उस एरिया पे ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है, करप्ट कर सकते हैं मेमोरी को। कोई इंपॉर्टेंट फंक्शनल आपका सिस्टम का फंक्शन पे चल रहा होगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्योर बनाने के लिए जावा ने पॉइंटर को आपसे एक तरह से छीन लिया, और इनफैक्ट आपको पॉइंटर की जरूरत नहीं है, आप जब सारा काम बिना पॉइंटर के कर पा रहे हैं तो पॉइंटर की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं, बहुत कुछ चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस आपको दिखेंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो चेंजेस दिखेंगे आपको, ठीक है। तो अ, अब जैसे मैंने कहा कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड है, एक चीज़ बताया आपको, सी प्लस प्लस क्या होता था, प्योरली कंपाइल्ड थी, है ना। या कंपाइल इंटरप्रेटेड करने का मतलब क्या था कि इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना था, इसलिए हमने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया स्पीड में, और 2 स्टेप में कंपाइल करना और रन करना, 2 स्टेप प्रोसीजर बना दिया। जाहिर सी बात है स्पीड कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी, जो काम कंपाइलेशन में रह जाएगा वो इंटरप्रिटेशन के दौरान पूरा होगा, और वो काम होगा जो मशीन डिपेंडेंट होगा, ठीक है। सी प्लस प्लस से डायरेक्टली एक ही फाइल बनती थी या आउट फाइल बनती थी लाइनस के लिए, राइट। तो वहाँ तो ये पूरा काम पहले ही हो रखा होता था, आपको रन करना है, रन टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो क्विकली रन करेगा। तो कहा ना आपको, अगर भी आज भी आपको सिमुलेशन एप्लीकेशन, जो रियल टाइम एप्लीकेशन हैं, स्पेस के एप्लीकेशन हैं, डिफेंस के एप्लीकेशन हैं, उनको कोड करना है तो लोग आज भी सी प्लस प्लस पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा जो, अगर आप जावा में जो आप गेन आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट मिल रहा है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस का, यानी पोर्टेबिलिटी का। आपने यहाँ पे क्लासेस बनाई, आपको कोड से मतलब नहीं है, क्लासेस को आपने पैकेज करा है जार फाइल, किसी को दे दिया, वो अपने एप्लीकेशन पे जहाँ चाहे डॉट क्लास फाइल को चला सकता है, चाहे वो लाइनक्स एप्लीकेशन हो, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे वो विंडोज का हो, किसी प्लेटफॉर्म ने कंपाइल करा, किसी पर चलाओ, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल को क्लाइंट ने पूरा एप्लीकेशन उठा करके सोचा कि हम विंडोज बड़ा महंगा पड़ रहा है सर्वर हमें, हम क्या करें, लाइनक्स पे मूव कर जाएं, तो लाइन से मूव कर जाएगा, नो प्रॉब्लम फॉर हिम, ठीक है। हाँ, सी प्लस प्लस सही है, डिपेंड करता है, लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, देयर सो मेनी लैंग्वेजेस, राइट। सी प्लस प्लस इज नॉट, ठीक है, उसको आप कंपाइल कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए कोड कंपाइल हो रहा है। लाइनस के लिए डॉट आउट फाइल बनती है नॉर्मली, और जावा के लिए विंडोज के लिए आपकी एक ही फाइल बनती है, ठीक है। तो यानी ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बनी ना। यहाँ तो आप डॉट क्लास फाइल बना रहे हैं सारे किसी प्लेटफॉर्म के लिए, वो डॉट क्लास फाइल उठा करके आप लाइनस पे आपने कंपाइल किया है तो विंडोज पे चला लो, विंडोज पे कंपाइल किया है लाइनस पे चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, फाइन। तो ये जो चीजें हैं जो आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हो, फॉर रीजन कर रहे हो, यहाँ पे बेनिफिट दूसरे टाइप का है, ठीक है। यहाँ बेनिफिट ये है कि आपको कोड को, एक एप्लीकेशन की आप बात कर रहे हो जिसको जिसको रन करना है मल्टीपल, मे बी इन मल्टीपल एनवायरमेंट, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको, तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज कर रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि जावा सी प्लस प्लस से बहुत ज्यादा स्लो है, इट यूज टू बी व्हेन द फर्स्ट वर्जन ऑफ द जावा वाज लॉन्च, ठीक है, तब बहुत हैवीली क्रिटिसाइज किया गया था। रीजन, क्योंकि उस वक्त ऑप्टिमाइजेशन इतना नहीं था, जावा ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया, बहुत स्मार्ट टेक्निक्स लगाई, जिसकी वजह से उसने अपने आप को फॉर बेटर कर लिया। इफ वी हैव
a little difference, so that difference is so little that is unnoticeable. लेकिन हाँ, अगर सिमुलेशन या डिफेंस की एप्लीकेशन बात कर रहे हैं जहाँ पे नैनो सेकंड्स में चीजें फर्क कर सकती हैं, उस जगह मैटर करेगा भाई। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है? ओके, अब देखो क्या हुआ, ये जो अमित ऑब्जेक्ट बना, इमरान ऑब्जेक्ट बना, अमित को की वैल्यू नल नहीं है, ठीक है, इमरान भी नल नहीं होगा। आप एक हैश कोड देख रहे हो जो हीप की एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है समहाउ, और एक आईडी जो हमारा इक्लिप्स आईडी है, ये भी आपको एक आईडी दिखा रहा है आपके समझने के लिए कि फॉर एग्जांपल आईडी 22 इसका है, ठीक है। सिमिलरली देखो, इमरान ऑब्जेक्ट है, इमरान ऑब्जेक्ट का आईडी 24 है, दोनों सेम टाइप के ऑब्जेक्ट है, कस्टमर का ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों चूंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट है, न्यू कीवर्ड दोनों के लिए यूज हुआ है, तो नया ऑब्जेक्ट दोनों के लिए अलग अलग बना है। एक की आईडी, इक्लिप्स आईडी आपको एक की आईडी 22 दिखा रहा है, दूसरे की 24 दिखा रहा है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वी आर रनिंग इन अ डीबग मोड, एंड डीबग मोड का पर्पज यही है कि आप चीजों की इनसाइट को अंदर से ले सके, ठीक है, वरना तो प्रोग्राम एक बार रन करेगा, खत्म कहानी, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से हम, ठीक है। अब यहाँ वेरिएबल्स के अंदर जाके हम देख सकते हैं। अब अमित के अंदर जाइए, अमित के अंदर देखिए एज की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि एज क्या था, इंटीजर टाइप का था। एवरी वेरिएबल विल पिक अप अ डिफॉल्ट वैल्यू, every instance variable, because age is the instance variable of Amit, ठीक है, it will pick up a default value, it's an integer, so it has picked 0. Contact details, corresponding address, customer ID, gender, name, permanent address, all these are string. तो जब भी string which is again an object, अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या पिक करेगा, नल पिक करेगा, ठीक है। फिर आप देखिए कस्टमर अकाउंट हमने डिक्लेयर करा था विच इज एन अरे, राइट, इसको भी एक आईडी मिल गई है 26, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट बन गया है, अरे इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा, ऑब्जेक्ट तो बन गया है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू को देखिए, इसके अंदर की वैल्यू प्रिमिटिव नहीं है, अकाउंट टाइप की है, ठीक है। इसलिए हर वेरिएबल 0 to 9 इंडेक्स यानी 10 वैल्यू, ये हर एक किसको पॉइंट कर रही है, नल को पॉइंट कर रही है, ठीक है, क्या तो क्लियर है। सेम विल हैपन फॉर द इमरान ऑब्जेक्ट आल्सो, ठीक। सो लेट्स टर्मिनेट इट एंड गेट बैक टू आवर डेवलपमेंट। जावा पर्सपेक्टिव यहाँ दिख रहा है, इसको मैंने जावा पर्सपेक्टिव वापस स्विच कर लिया, आपकी स्क्रीन वापस आ गई, राइट, ओके। सो वी हैव क्रिएटेड 2 कस्टमर्स, ठीक है। अब इन कस्टमर्स को पॉपुलेट भी तो करना है, क्योंकि जो फील्ड्स अभी हमने देखा डिफॉल्ट वैल्यू पिक कर ली है, वो तो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, एम्प्टी की तरह है, हमें उनको पॉपुलेट भी करना है। सो लेट्स पॉपुलेट अमित एंड इमरान, ठीक है। सो वी विल से अमित इज द रेफरेंस वेरिएबल, डॉट पॉपुलेट करने के लिए सेट कर रहे हैं, सेटर गेट यूज होता तो रीड करने के लिए होता, तो अभी चूंकि सारी वैल्यू इनिशियलाइज है डिफॉल्ट वैल्यूज पे, तो रीड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। सेट कर रहे हैं, सेट एज से फॉर एग्जांपल 28, 0 रिटर्न करेगा, राइट, अगर उसको प्रिंट करेगा तो 0 रिटर्न प्रिंट करेगा, ठीक है। अमित डॉट सेट नेम अमित सिंह फॉर एग्जांपल, अमित सॉरी डॉट सेट कस्टमर अकाउंट, नहीं कस्टमर अकाउंट नहीं, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी क्या मांग रहा है, ये स्ट्रिंग टाइप की मांग रहा है, तो इसका मतलब हम इसको स्ट्रिंग दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ICICI 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अमित डॉट सेट क्या बचा, अब जेंडर मेल, अगर ये बुलियन होता तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी पहले फॉल्स रही होती और हमें यहाँ ट्रू करना पड़ता, ठीक है। अमित डॉट सेट, अब बचा करस्पॉन्डिंग एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल चलिए हम बाद में दे देंगे, करस्पॉन्डिंग एड्रेस बचा, राइट, करस्पॉन्डिंग एड्रेस है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। सेट करस्पॉन्डिंग एड्रेस से, अच्छा इसमें आप अज्यूम ये कर रहे हैं कि अमित जो है ही इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो इसका एक होम टाउन में भी घर है which has got a permanent address, and here we are talking about the corresponding address that is his local address, so these two addresses are going to be different, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि
58 Abul Fazal Enclave Part 1 न्यू दिल्ली 110025। हमने एक एड्रेस इसको दे दिया, इमेजिनरी एड्रेस दे दिया इसको, राइट। ठीक है। अमित डॉट सेट परमानेंट एड्रेस, इसका होम टाउन बताइए कहाँ पे है, A556 कॉमा समवेयर, कोई एड्रेस बताइए, है क्या डाल दें, कश्मीर डाल दें, बहुत दूर भेज रहे हो यार। चलो ठीक है। A55 कोई लोकेलिटी, ABC लेन, कश्मीर के कोई लेन का मुझे पता नहीं है नाम, कश्मीर पिन कोड, आई डोंट नो द पिन कोड बट समथिंग वी विल पुट। ठीक है। ठीक है, ये अमित की डिटेल हमने सेट कर दी है। एक आध छोड़ दिया है, जैसे कॉन्टेक्ट डिटेल छोड़ दिया, जैसे फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जाएगा, जो बाद में हम कर लेंगे। ठीक है। नाउ सिमिलरली वी वांट टू पॉपुलेट इमरान। नाउ विथ इमरान rest of the things will remain similar, but we will go with the idea that he is a purely resident of Delhi itself, so his corresponding address and the permanent address are going to be the same. ठीक है। So Imran dot set age 42, Imran dot set name Alam, ठीक है, डबल कोट, इमरान डॉट सेट और क्या है, जेंडर मेल, इमरान डॉट सेट क्या करें बताइए, कस्टम corresponding address account, sorry, नहीं customer ID सही है, customer ID, let me have a different ID, ICICI 4562345 something, Imran dot set corresponding address I-55 Abul Fazal Enclave Part 2 110025 समथिंग। ठीक है। ठीक है। इमरान डॉट सेट परमानेंट एड्रेस, राइट, करस्पॉन्डिंग एड्रेस हो चुका है। अब यहाँ क्या करें, कॉपी पेस्ट कर दें। भाई आप ये अज्यूम करो कि ये जो डिटेल्स आप हार्ड कोड कर रहे हो ना, एक्चुअली रियल एप्लीकेशन में ये हार्ड कोड नहीं होगी। इस एप्लीकेशन का ये बैकएंड है तो उसका एक फ्रंट एंड भी होगा। फ्रंट एंड का मतलब क्या है, अगर वेब एप्लीकेशन है तो एक आपको ब्राउजर में एक फॉर्म बनकर के आएगा जिसमें आप एंट्री करेंगे, और अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो एक एप्लीकेशन रन करेगा जिसमें यूआई बनकर के आएगा, राइट। तो ये सारी जो फील्ड्स जो है वो एक फॉर्म में फिलअप होंगी और फॉर्म में से एक वेरिएबल में आएंगी, और उन वेरिएबल्स को आप इसमें सेट कर रहे हो कोड में। फाइन, मतलब ये एक्चुअली एक मेथड होगा सेट कस्टमर डिटेल, और उस कस्टमर डिटेल के अंदर सारे वेरिएबल आप पास करेंगे, वो अपने आप सारे मेथड से कॉल करके वेरिएबल्स उसके पास होता जाएगा। ठीक है, रियलिटी तो ऐसे ही होगी एप्लीकेशन। तो इसको हार्ड कोड करने का तो ऐसे भी कोई पर्पस नहीं होता, ये तो हम मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, अमित था ऑब्जेक्ट, अमित डॉट परमानेंट एड्रेस, ऐसे कर सकते हैं क्या, अमित रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ, उसका उसके फील्ड का नाम लिख रहा हूँ। ऐसे मैं कर पाता अगर आपका जो कस्टमर में परमानेंट एड्रेस फील्ड जो है वो क्या होती, पब्लिक होती। पब्लिक होती तब तो ये चीज सेंस बनाता है। शायद स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है मैंने, इसको आप सही कर लेते हैं। देखिए आपको दिखाने भी लगेगा यहाँ ड्रॉप डाउन में, दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था अब दिख रहा है, ये हम कर सकते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी ये चीज हमें नहीं करना है, क्योंकि हम डाटा हाइडिंग को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, देन लेट्स गो बैक टू कस्टमर। हाँ बताओ, एक बार फिर से बताऊं, जा रहा हूँ मैं, अब क्या करें फिर,
गेट परमानेंट एड्रेस। अभी ऊपर में सेट करा है, सेटर से हम सेट करते हैं, गेटर से गेट करते हैं, सिंपली लिखे गेट। ठीक है, फाइन। अब ये लाइन क्या रिप्लेस करेगी, ये पूरी जो मेथड कॉल है यहाँ से यहाँ तक का, ये रिप्लेस, इसका रिटर्न टाइप क्या है, देखो स्ट्रिंग है, ये रिटर्न करेगा यही स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग पास होगी सेट परमानेंट एड्रेस में है। सॉरी, अमित को मुझे नहीं करना था। हाँ देखिए, ये एक बग बन जाती, इसके लिए हमें क्या करना है, इमरान करना है, राइट, राइट क्लिक आउट। ठीक है, फाइन, यह तो क्लियर है। अच्छा, अब हम एक बार दोबारा से जा करके स्टॉप पॉइंट से यहाँ तक पहुंच करके एक बार देखते हैं क्या पॉपुलेट हुआ है हमारा डिबग करके। ठीक है, debug as जावा एप्लीकेशन, कंट्रोल ला करके यहाँ पे रुका, ये सारा कोड एक्सिक्यूट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। हाँ, अगेन अगेन मिस्टेक, राइट। ठीक है, आप लोग यार स्मार्ट हो, वरना क्या होगा, अगर ये होता तो क्या होता, नल आ जाता। ठीक है, गेट है, नहीं मेथड कॉल कर रहा हूँ बेटा, मेथड पब्लिक है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं दोबारा से एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ, टर्मिनेट एंड रीलॉन्च। ठीक है, अब अमित और इमरान दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अमित के अंदर देखिए एज 28 जो हमने सेट करी थी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स अभी नहीं दिए थे, नल है। करस्पॉन्डिंग एड्रेस E58 डबल फजल है, परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है, राइट। न सिर्फ करस्पॉन्डिंग एड्रेस डिफरेंट है और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है, अब ये देखिए इन दोनों की जो आईडी है, ये 26 और 36 जो दिखा रहा है, ये भी डिफरेंट है, राइट। सिमिलरली अगर हम इमरान में जाकर के देखें, ये देखिए करस्पॉन्डिंग एड्रेस इमरान का, इसकी आईडी देखिए कितनी है, 41। परमानेंट एड्रेस इमरान का, इसकी आईडी कितनी है, 41। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम एड्रेस, यानी ऑब्जेक्ट जो बना है आपका सेम बना है, ऑब्जेक्ट सेम बना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोगों को बाद में जो लेक्चर देखेंगे उनको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ये मान लीजिए कि आपकी दिस इज योर हीप, हीप इज अ लार्ज चंक ऑफ मेमोरी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो आप रन कर रहे हैं, जेवीएम उसको अलोकेट कर रहा है, तो दिस इज हीप। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना आपका इमरान नाम से, एक ऑब्जेक्ट बना आपका अमित नाम से, राइट। अब इमरान नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल है करस्पॉन्डिंग एड्रेस, ठीक है, ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, एक एड्रेस है परमानेंट एड्रेस, अगेन ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट, इमरान हैज दीज एड्रेसेस, हैज अ रिलेशनशिप है, बट दीज आर इटसेल्फ ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो वो एक्चुअली जो बनेंगे वो ऑब्जेक्ट यहाँ बनेंगे, जहाँ पे कुछ वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंग एड्रेस के लिए, कुछ वैल्यू होगी परमानेंट एड्रेस के लिए, और ये रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट करेगा और ये रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट करेगा। इमरान पूरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ऐसा हो रहा है। इस केस में क्या होगा, यहाँ भी करस्पॉन्डिंग एड्रेस फील्ड अमित की सेपरेट होगी ऑफ द टाइप स्ट्रिंग, सिमिलरली परमानेंट एड्रेस भी इसका होगा, फाइन। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो चूंकि सेम एड्रेस है, एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, एक ही स्ट्रिंग की वैल्यू होगी उसकी, और ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है, यानी करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो फील्ड है वो इसी का एड्रेस स्टोर कर रहा है, और परमानेंट एड्रेस भी जो है इसी का एड्रेस स्टोर कर रहा है। इसीलिए आपने आईडी में देखा कि दोनों का, इक्लिप्स आईडी में आपने देखा कि दोनों की आईडी भी
सेम है, वेरएस अमित के किसमें हमने सेम करी थी, इमरान ने किसमें सेम करी थी ना, मैंने उल्टा बता दिया। ठीक है, आप उसको शफल कर लेना। ठीक है, फाइन, यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब लेट्स गो बैक। अभी तक जो अकाउंट की हमने बात करी थी कि कस्टमर हैज मेनी अकाउंट्स, तो वो हमने पॉपुलेट नहीं करा है। अभी तक अकाउंट हमने पॉपुलेट एसोसिएट नहीं करा है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, ना अमित के साथ ना इमरान के साथ। तो एटलीस्ट एक के साथ अकाउंट पॉपुलेट करके हम देख लें। ठीक है, एक अकाउंट एटलीस्ट। ठीक है, तो क्या करना चाहिए बताइए, क्या कोड लिखूं? मैं अमित को एक अकाउंट असाइन करना चाहता हूं क्रिएट करके। क्रिएटिंग अकाउंट फॉर अमित। हाँ बताइए। अमित डॉट करेंगे तो सेट करने के लिए करेंगे ना। अभी तो हमें अकाउंट बनाना है, पहले पहले अकाउंट का ऑब्जेक्ट तो बनाए, तब तो सेट करेंगे। नहीं, प्राइवेट तो ठीक है, वो डिफाइंड है, जो फील्ड्स कस्टमर अकाउंट के अंदर वो प्राइवेट है। ये तो मेथड जो है प्राइवेट, मेथड लोकल वेरिएबल है, राइट। मेथड लोकल वेरिएबल प्राइवेट या पब्लिक नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वेरिएबिलिटी स्पेसिफायर मेथड लोकल वेरिएबल की नहीं होती है। ये मेन के अंदर चल रहे हैं ना हम। अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाए, अमित अकाउंट नाम से इक्वल टू न्यू। क्लियर है? ठीक है, अब ये जो लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 21, उसके बाद क्या होगा, अकाउंट का ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, लेकिन उसकी सारी फील्ड्स क्या होंगी, डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट होंगी, यानी एज गुड एज एम्प्टी। ठीक है, अब हम क्या करें, इनकी फील्ड्स को भी सेट करें। ऑनेस्टली क्या हो रहा है, जो भी आप कोड लिख रहे हैं ये वन टाइम कोड लिखना होता है, और ये बार बार आप अमित के लिए अलग अलग वैल्यू सेट नहीं करेंगे, ये सब सारे फॉर्म से आएंगे। कोड तो आपने बस एक मॉड्यूल लिखा हुआ है, बार बार आप नहीं लिखेंगे। एक फंक्शन लिखेंगे जिसके अंदर वेरिएबल अगर x है तो x डॉट सेट दिस सेट दिस सेट दिस करा, और वो सारे फंक्शन कॉल में पैरामीटर में आ रहे हैं जो ऑटोमेटिकली आके वेरिएबल से सेट हो जा रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इतना टेडियस नहीं है, ये तो हम मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अमित डॉट, अमित नहीं, अमित अकाउंट, राइट। अमित अकाउंट डॉट सेट, अमित इज कस्टमर, अमित अकाउंट इज अकाउंट ऑफ कस्टमर अमित, डॉट सेट क्या करें, अकाउंट नंबर, राइट। अकाउंट नंबर क्या है, किस टाइप का है, लॉन्ग, लॉन्ग ले रखा है हमने। देखिए, आप देखो ना, यहाँ देखो ना, ये दिखा रहा है यहाँ पर लॉन्ग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को बड़ी वैल्यू दे सकते हैं हम, चलेगा। ठीक है, देन अमित अकाउंट डॉट सेट अकाउंट ओपन डेट, स्ट्रिंग है, राइट। 12/01/2010 दे दिया मैंने। ठीक है, नहीं चलेगा, इसके अंदर हम ये जो पास कर रहे हैं ये एज ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ना कहूं बल्कि स्ट्रिंग एज ए कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कांस्टेंट पास कर रहे हैं, राइट। डबल कोट में मेंशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हटा के देख लो, इसमें हटा के देखने में क्या मसला है, हटा के देख लो। दे रहा है, क्या कह रहा है, देखो एरर क्या कह रहा है, एरर पढ़ो। द मेथड सेट अकाउंट ओपन डेट, बीच में ब्रैकेट में स्ट्रिंग दिखा रहा है, यानी स्ट्रिंग लेता है। इन द टाइप अकाउंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्गुमेंट इंटीजर, उसको इंटीजर कंसीडर कर ले रहा है वो, है ना। तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हम, इसको डबल कोड आपको डालना पड़ेगा। अमित अकाउंट डॉट सेट करंट बैलेंस से इनिशियल बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ कि 5,000 उसका है, 5,000 का अकाउंट ओपन करा है हमने। बाद में जब चेंज होगा, विड्रॉ करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो दोबारा से ये मेथड कॉल होंगे, राइट। अमित account dot set dormant, whether it's dormant or not, because we have just created the account, we do not want to keep it inactive, we want to make it active. So let's say it's false, it's not dormant, it's active. Amit account dot set nominee name, okay, we will set the nominee name later on, अभी उसने फॉर्म में नहीं भर के दिया तो हम नहीं सेट कर रहे हैं।
बाद में हम देखेंगे। अब ये बताओ, अमित का अकाउंट बन गया, अमित कस्टमर भी हमारे पास मौजूद है, अमित नाम से कस्टमर है, अमित अकाउंट नाम से उसका एक अकाउंट बन गया हमारे पास, रेडी हो गया। ठीक है, उसका आईडी ओडी सब हमने दे दिए। अब सेट कैसे करें? सेटिंग, अमित अकाउंट टू अमित, ये करना है हमें, राइट? कैसे करें बताओ? किस पे सेट करना है? अमित में या अमित अकाउंट में सेट करना है? अमित में सेट करना है, अमित कस्टमर है। तो अमित डॉट सेट मेथड को यूज करेंगे, हम सेटअप मेथड यूज करेंगे। कौन सा सेटअप मेथड यूज करेंगे? सेट कस्टमर अकाउंट्स। देखो, अमित कस्टमर का वेरिएबल है ना, और कस्टमर में हमने क्या कर रखा है? कस्टमर अकाउंट नाम का अरे बना रखा है ना, इसमें सेट करना होगा ना हमें, राइट? आप देखो सेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है। अमित डॉट सेट कस्टमर अकाउंट, ये क्या ले रहा है? इसको पैरामीटर में क्या चाहिए? अकाउंट का अरे ले रहा है। अब अगर हम इसमें डायरेक्टली अकाउंट को पास कर देंगे, विच इज अमित अकाउंट बाय द नेम अमित अकाउंट, तो क्या होगा? वो तो अरे एक्सपेक्ट कर रहा है, हम उसको दे रहे हैं सिंगल अकाउंट ऑब्जेक्ट, तो वो उसको नहीं लेगा, क्या बोलेगा? देखो एरर क्या है, द मेथड सेट कस्टमर अकाउंट ब्रैकेट में जब दिखा रहा है तो बता रहा है क्या पैरामीटर लेता है, अकाउंट अरे, ये अकाउंट अरे ले रहा है। इन द टाइप कस्टमर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट अकाउंट, यानी वो अकाउंट अरे एक्सपेक्ट कर रहा है, आप उसमें अकाउंट पास कर रहे हो, ये एप्लीकेबल नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, कोड कंपाइल आपका नहीं हो रहा है, राइट? अब इसका मतलब हमें पहले एक अरे बनाना पड़ेगा, अरे के 0th इंडेक्स पोजीशन पे इस एलिमेंट को डालना पड़ेगा, फिर उस अरे को हम इसमें पास करेंगे, तब तो काम चलेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने कस्टमर में अरे बनाया हुआ है, सिर्फ प्राइवेट को छोड़ दें, क्योंकि मेथड लोकल वेरिएबल है तो प्राइवेट और पब्लिक की जरूरत नहीं है, या इनफैक्ट अलाउड भी नहीं है। इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक हम पहले अरे बना रहे हैं, अकाउंट टाइप का अरे बना रहे हैं विद द सेम नेम कस्टमर अकाउंट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये मेथड लोकल वेरिएबल मेन के लिए, वो मेथड लोकल वेरिएबल वो इंस्टेंस वेरिएबल था कस्टमर के लिए, राइट? आपने यहाँ पे बना लिया, फाइन, अरे बन गया। अब मैक्सिमम साइज 10, सारे एलिमेंट इसके अभी नल है। ठीक है, अब आपने कहा कस्टमर अकाउंट्स इंडेक्स पोजीशन 0, ठीक है, इज इक्वल टू क्या सेट करूं, क्या लिखूं, है अमित अकाउंट, राइट? फाइन, अमित, अमित नहीं बल्कि अमित अकाउंट, सही है। अब इसके अंदर हम अमित अकाउंट की जगह क्या पास करें? 0 नहीं, कस्टमर अकाउंट अरे को, वेरिएबल को तो पास करेंगे, 0 तो इंडेक्स पोजीशन है। कहता रहा हूं कि ये पूरा का पूरा अरे ले रहा है ये मेथड, ये 0 अगर पास करता तो वो एक एलिमेंट को पास करता, मैं एलिमेंट को नहीं ले रहा है ये, है ना? फाइन, ये सेट हो गया आपका अरे। किस पे? कस्टमर जावा में क्या नहीं कर सकते? अरे बनाया है, ये उधर ही जाके लैंड होगा। बेटा यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का मतलब वो वाला कोड लिख रहे हैं जो यहाँ से वैल्यू आकर के पॉपुलेट होकर के उस क्लास में पास होगी। ठीक है, तो उस क्लास के अमित इज द नेम ऑफ द कस्टमर, उसमें सेट कस्टमर अकाउंट में हम जब सेट कर रहे हैं तो ये जो कस्टमर अकाउंट अरे है ना, ये जाके कहाँ कहाँ लैंड होगा? कस्टमर के इस वेरिएबल के अंदर लैंड होगा। ठीक है, हम यहाँ तो मल्टीपल कस्टमर बना सकते हैं ना मेन मेथड के अंदर। ठीक है, समझे बात? नहीं समझ में आई? पक्का? अच्छा, कोई बात नहीं, अगर ना भी समझ में आया हो तो एक बार वीडियो देख करके दोबारा से आना, अगली क्लास में
अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आगे बढ़ने से पहले मुझसे दोबारा से समझ लेना, ठीक है। बीच बीच में रिवीजन क्लास भी हम रख सकते हैं, ठीक है। अब हम पहुंचे बैंकिंग ऐप में वापस, ठीक है। तो हमने अमित के लिए तो अकाउंट सेट कर दिया है, इमरान के लिए अकाउंट सेट नहीं करा है अभी तक। तो हमें सिर्फ चूंकि डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो अब इतने पे छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हमें डिबग पॉइंट लगा हुआ है, एक बार डिबग करके देख लेते हैं क्या क्या पोजीशन है। देखिए कंट्रोल आके रुका कहाँ पर, लाइन नंबर 47 पे। ये थ्रेड क्या बता रहा है, बैंकिंग ऐप का मेन मेथड, उसमें लाइन नंबर 47 पे कंट्रोल आके रुका हुआ है। ये लाइन अभी एक्सिक्यूट नहीं हुई है, ठीक है, ठीक है। इससे पहले सारी लाइन एक्सिक्यूट हो चुकी है। बाकी लाइनों में क्या हुआ है, एक कस्टमर हमने अमित बनाया था, एक कस्टमर इमरान बनाया था। अमित के सारे फील्ड्स को पॉपुलेट करे थे, यानी कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट करा था। फिर एक अकाउंट बनाया अमित के लिए, अकाउंट के सारे डिटेल्स पॉपुलेट करे। फिर एक अरे बनाया अकाउंट्स का, उस अकाउंट के जीरो इंडेक्स पर, अकाउंट अरे के जीरो इंडेक्स पर अमित अकाउंट को पॉपुलेट कर दिया, डाल दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, कस्टमर जो कि अमित है उस पर सेट कस्टमर अकाउंट मेथड कॉल करा और इस पूरे अरे को पास कर दिया, ठीक है। हालांकि इस अरे में सिर्फ जीरो इंडेक्स पे एक अकाउंट सेट है, बाकी सारे नल ही हैं, ठीक है। अगर हम एक से ज्यादा अकाउंट बनाते तो यहीं पे पॉपुलेट करने के बाद इकट्ठे पास कर देते। थोड़ा सा ये बहुत अच्छा अप्रोच नहीं लग रहा है कि हम इंडिविजुअल अकाउंट को सेट नहीं कर पा रहे हैं, विच वी मे रेक्टिफाई लेटर ऑन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इंप्रूव करेंगे, ठीक है। इमरान के लिए हमने इमरान ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके सारे वेरिएबल्स हमने कस्टमर के सेट करे, इमरान इज द कस्टमर। इसके लिए हमने अकाउंट बना करके अभी नहीं देखा है, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट का एलिमेंट है वो क्या है, अमित है। अमित पे जाके हम देखते हैं क्या हुआ। एज 28, कॉन्टेक्ट डिटेल नल, करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है। कस्टमर आईडी कुछ इसकी है, जेंडर बता रहा है, नाम बता रहा है। कस्टमर अकाउंट में जाते हैं, कस्टमर अकाउंट इज एन अरे, अकाउंट ऑफ 10, आईडी 28, ठीक है। इसके अंदर जाते हैं, देखिए पहला पहला जो इंडेक्स पोजीशन 0 पे अकाउंट एक ऑब्जेक्ट आके बन गया है, बाकी सारे क्या है, नल है, राइट। इसके अंदर जाके देखिए जो सेम आपने पॉपुलेट करी है वैल्यूज अकाउंट में, वो सारी वैल्यूज आपकी आ रही है। अमाउंट आपका 5000 है, इस डॉर्मेंट फॉल्स हो गया। बाकी सबके लिए आपको ये सारी वैल्यूज नल रहेंगी, क्योंकि ये खुद अकाउंट एक क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, तो बाय डिफॉल्ट दैट विल बी बाय एज अ नल वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। हमने कुछ प्रिंट नहीं करा है अभी तक, ठीक है। और हर बार आपको डिबग करने की जरूरत नहीं है, ये तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको समझाने के लिए डिबग कर रहा हूँ, ताकि आप देखें कि रियल वैल्यूज क्या है, और थोड़ा डिबग फैसिलिटी से भी आप फेमिलियर हो जाए, डिबग फीचर को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टॉप कर दे रहा हूँ मैं इसको। रोक दें यहाँ पर, ठीक है। ये लेक्चर आज अपलोड करूंगा, आप लोग पढ़ के आना अगली क्लास में, ठीक है।